subject economics. So before starting the chapter of the economy, it is important to understand what is the meaning of economic. तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करना है, एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ, इकोनॉमिक्स है। आपको ये भी पता है कि एनसीईआरटी का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एसएसटी में अब से आपकी 4 बुक्स जो है वो इंक्लूड की गई है, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हमने ज्योग्राफी के चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में भी तो हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स है क्या? द इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द मनी एक्टिविटीज बाय विच द ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं कि अर्न द मनी। ये कह सकते हैं कि जितनी भी इंसान की वे सारी एक्टिविटीज, वे सारे काम जो ह्यूमन बीइंग मनी अर्न करने के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए हम जो काम करते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। और जिन सब्जेक्ट में हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इकोनॉमिक्स हमारा मनी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जहां हम कई सारी चीजें जानते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, परचेज क्या होती है, सेल क्या होता है, मार्केट क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है ना, डोमेस्टिक ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये सारे नए वर्ड हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज तो कैपिटल क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है। तो आपको सबसे फर्स्ट थिंग जो है सब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टोटली मनी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। मतलब ह्यूमन की वे सारी एक्टिविटीज जहां पर वो मनी अर्न करने के लिए काम करता है। जैसे बच्चों आप लोग देख लीजिए, एक डॉक्टर जब क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? मनी अर्न करने के लिए। एक टीचर जो स्कूल में जॉब कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। एक फार्मर जो खेत के अंदर काम कर रहा है वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से मनी अर्निंग के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कहलाती है। और जिस सब्जेक्ट में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो टोटली मनी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बच्चों चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ द पालनपुर विलेज। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक के अंदर एंटर कर रहे हैं बच्चों। आपका ये इकोनॉमिक का पहला चैप्टर है जिसमें हम एक गांव है, एक विलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, पालनपुर। ठीक है, इस विलेज के थ्रू हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो आपके इस चैप्टर का सबसे मेन एम है प्रोडक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग पता करना। मतलब जो हम लोग देखते हैं कि कल्टीवेशन होता है, कैसे मार्केट में पहुंचाया जाता है, कैसे प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। अब प्रोडक्शन क्या होता है? तो प्रोड्यूस द गुड्स, सामान बनाना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन कहलाता है। तो बेसिकली हमारे ये जो चैप्टर है वो प्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी है। कहानी का मतलब यहाँ पर एक गांव दिया गया है पालनपुर। पालनपुर की एक विलेज है। इस विलेज के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस तरह से वहाँ के फार्मर्स बच्चों प्रोडक्शन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और किस तरह से पैसा कमाते हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या है, कैसे मार्केट तक वो अपना अनाज जो है आसपास के गांवों में पहुँचाते हैं और कैसे लाइफस्टाइल से वो लोग जी रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, खेतों के अंदर जो कल्टीवेशन वो करते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पालनपुर की स्टोरी से जानेंगे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ठीक है, अबाउट द पालनपुर विलेज ऑफ यूपी। इस चैप्टर में हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक विलेज है यूपी के अंदर जिसका नाम पालनपुर विलेज है। इस विलेज की हेल्प से यहाँ के रहने वाले जो मोस्टली फार्मर्स है बच्चों, उनकी लाइफ कैसी है, कैसे वो पैसा कमा रहे हैं, कैसे वो
ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे मार्केट तक भेजते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में पालनपुर विलेज को ही क्यों चुना गया है, ऐसा क्या खास है बच्चों, कुछ खास है तभी तो हम लोग बुक के अंदर इस विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पालनपुर विलेज के अंदर कुछ खास बातें क्या है जिसके कारण ये भारत या इंडिया के बाकी विलेजेस से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो देखते हैं रोड। अब सबसे पहली चीज यही है कि आप लोग बच्चों राजस्थान में देख लीजिए, आसपास के गांवों में चले जाइए, वहां पर आपको कहीं पर भी मेटल पक्का रोड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम विलेज को पिक्चर इमेजिन करते हैं, जब विलेज का सिनेरियो हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि चारों तरफ कच्चे मकान होंगे, झोपड़ियाँ होगी और सड़कें बिल्कुल नहीं होगी, और होगी तो भी वो कच्ची सड़कें होती है, कच्चा रोड जिसको हम कहते हैं अनमेटल रोड होगी, और इस तरह की इमेजिन हमारे दिमाग में आती है। लेकिन यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड सिस्टम यहाँ पर रोड का है, मतलब आसपास के विलेजेस से पालनपुर विलेज रोड से जुड़ा हुआ है। तो पहली खासियत ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो बच्चों आप लोग जब इमेजिन करते हैं गाँव के बारे में, विलेज के बारे में, तो आप सोचते हैं कि वहाँ पर बुलक कार्ट होगी, बैलगाड़ी होगी, या फिर आप सोचेंगे कि वहाँ पर घोड़ा गाड़ी हो सकती है, लोग साइकिल पे जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर पिक्चर बहुत उल्टा है। इस पालनपुर विलेज के अंदर आपको बुलक कार्ट भी मिल जाएगी, आपको इक्का गाड़ी जिसको हम ये कहते हैं हॉर्स कार्ट, वो भी मिल जाएगा। इसी के अलावा आपको ऑटो भी मिलेगा, यहाँ पर ट्रैक्टर भी मिलेंगे, और इसी के साथ में बस की सुविधा भी यहाँ पर बिल्कुल है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है इस विलेज का। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इंडिया के मोस्टली आज भी ऐसे गांव हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में बच्चों एंटर कर चुके हैं, लेकिन अगर इंडिया के विलेज एरिया की बात करें तो कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब आज भी उन गांवों के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी पालनपुर जो विलेज है, यहाँ के एक एक घर के अंदर, एक एक मकान के अंदर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था है। तो तीसरी बात ये हो गई। फिर आ गया इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। अब आप सोचेंगे इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन का मतलब बच्चों होता है सिंचाई करना। हम लोग देखते हैं कि एक फार्मर अपने फार्म लैंड पर या अपने खेत के अंदर जब पेड़ पौधों को पानी देता है ना, तो उसको इरिगेशन कहते हैं, मतलब पानी खेतों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है उसे इरिगेशन कहा जाता है। तो पालनपुर विलेज के बारे में सबसे खास बात यह है कि सारा जो पूरा विलेज है, जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, सब जगह पर फार्मर्स के खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स यहाँ आपको हर एक खेत के अंदर दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब इरिगेशन फैसिलिटी भी इस विलेज की बहुत अच्छी है। फिर हम आते हैं स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। इस विलेज के अंदर आपको प्राइमरी स्कूल्स और साथ में ही गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कुछ सरकारी स्कूल्स भी यहाँ पर है और साथ में यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी डेवलप्ड है। तो हॉस्पिटल भी अच्छा है और एजुकेशन भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग जो एजुकेटेड भी है और साथ में इनकी हेल्थ भी अच्छी है। तो ये कुछ खास कह सकते हैं कि फीचर्स हैं जिसके कारण पालनपुर विलेज इंडिया के सारे बाकी विलेजेस से बहुत हटकर है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज है जो एक सिटी में आपको देखने को मिलती है बच्चों। तो ये तो हो गई बात पालनपुर विलेज की। अब आगे हम लोग जो मेन चीज पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन होता कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहली बच्चों बात है कि प्रोडक्शन का मेन एम क्या है, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सामान बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल देम इन मार्केट, सामान बनाना और उसको मार्केट तक बेचने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, नई नई सर्विसेज और नई नई चीजें बनाना, यही मेन एम है प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर बच्चों आपका एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एम ऑफ प्रोडक्शन। एम ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? तो
द एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स का मतलब सामान, गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, तो सामान बनाना और सर्विस बनाना। अब सर्विस का मतलब है, हम लोग देखते हैं बच्चों, सर्विस के अंदर वे सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें हम किसी काम के बदले फीस पे करते हैं, जैसे आपके ट्यूशन टीचर, जैसे आपकी स्कूल, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, ये सारे लोग जब हम इनसे हेल्प लेते हैं तो इसके बदले हमको इनको फीस देनी पड़ती है, कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो वे सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पर हमको फीस पे करनी पड़ी वो सर्विस में आती है। तो प्रोडक्शन का मेन एम आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे हम लोग देखेंगे कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो देखिए आप बच्चों 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और ये बन गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स आपसे सीधे पूछ लिए जाएंगे बच्चों एग्जाम के अंदर। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स जरूरी है। मतलब आप जब भी कोई चीज बनाओगे तो उसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए होगी। क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले जमीन, जहाँ पर आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री या अपनी छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहली चीज अगर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है तो वो है जमीन का होना, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है बच्चों, वो आती है लेबर। लेबर का मतलब क्या? लेबर का मतलब मजदूर, लेबर का मतलब वे लोग जो प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। तो वे सारे वर्कर्स जो प्रोडक्शन में काम करेंगे वो क्या कहलाते हैं? लेबर। थर्ड थिंग आ जाएगी, वो आएगी फिजिकल कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपके ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों ही आपके लिए बहुत नए वर्ड है। तो बच्चों फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों कैपिटल का मतलब बेसिकली उस पैसे से, उन चीजों से है जिनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं। मान लीजिए आपके पास खूब सारा पैसा है, आपका खुद का घर है, आपकी खुद की जमीन है, तो वो तो आपका धन हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं धन, वेल्थ। हम लोग कई बार ये वर्ड सुनते हैं ना, वी आर वेरी वेल्थी पर्सन, हम लोग बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर वेल्थ अलग है। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपकी सेविंग है, मान लीजिए आपके पास 5-10 करोड़ रुपया है। देखिए मैं कितनी अच्छी बात कर रही हूँ आपके लिए ना। तो उसमें से या जितना पैसा आपके पास है उसमें से जब आप कुछ पैसा प्रोडक्शन पर, अपनी कंपनी पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपनी दुकान पर खर्च करते हैं, तो वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैपिटल क्या होता है? हमारी वेल्थ का, हमारे धन का वो हिस्सा जो हमने प्रोडक्शन में खर्च किया है, अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी शॉप के अंदर जो पैसा खर्च किया है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल क्या होगा वो हम आगे समझेंगे। तो उससे पहले देखते हैं बच्चों कि लैंड का मतलब तो आपको पता चल गया, लैंड का मतलब जमीन। तो प्रोडक्शन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी? लैंड चाहिए होगी। सेकंड चीज जो है वो है आपके लेबर। अब लेबर क्या होता है? लेबर का मतलब पीपल हू वर्क, वे लोग जो काम करते हैं या काम करेंगे आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान के अंदर, आपके जितने भी लोग जो आपकी शॉप पर या आपके इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सब क्या है? लेबर है, मजदूर है, ठीक है। अब आता है फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखिए बच्चों फिजिकल कैपिटल 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 टाइप्स कौन से? पहला आ गया फिक्स कैपिटल, सेकंड आ गया वर्किंग कैपिटल। क्या आ गया? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दोनों ही क्या है? फिजिकल कैपिटल के टाइप्स हैं। तो बच्चों फिजिकल कैपिटल 2 तरह की होती है, उसमें पहला है फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है? बच्चों आप लोग देखते हैं कि कई बार जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा उस फैक्ट्री के अंदर बनी रहती है। जैसे जैसे मशीनरी, जब आप इंडस्ट्री लगाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लाओगे, है ना।
इसी के अलावा अगर हम देखें तो आपके आ जाएंगे टूल्स और बिल्डिंग्स। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स का मतलब औजार। तो जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ औजार चाहिए होंगे, कोई ना कोई मशीनरी चाहिए होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है बिल्डिंग, जहाँ पर आप काम करोगे। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल जो लंबे समय तक बनी रहती है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है। तो देखिए टूल्स, मशीन और बिल्डिंग, ये तीनों फिक्स कैपिटल कहलाती है। अब सेकेंड थिंग आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब जिससे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए दो चीजें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल और सेकंड हो जाएगा मनी। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? तो बच्चों रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उस चीज को बनाने के लिए हमको कुछ सामान की जरूरत होती है, उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना। गन्ने का यूज किस में होता है बच्चों? बिल्कुल शुगर बनाने में और जगीरी या फिर गुड़ बनाने में होता है। अब आप सोचिए कि एक बहुत ही बड़ी शुगर इंडस्ट्री है या एक जगीरी की इंडस्ट्री है जहाँ पर गुड़ और शक्कर बनता है। तो गुड़ और शक्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? मतलब किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल शुगर केन की जरूरत पड़ेगी। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। उसी तरह से देखिए बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर सूती कपड़ा बनता है, तो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन, है ना। इसी तरह से आप लोग कई सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती है, एक आता है रॉ मटेरियल और एक आता है मनी। अब मनी की जरूरत बच्चों कहाँ पड़ती है? तो देखिए रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, तो रॉ मटेरियल का यूज तो होता है सामान को बनाने के लिए, और मनी इज यूज्ड टू मेक पेमेंट बाय आइटम्स। मनी का यूज होता है जो भी आपके अंडर में आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को आप पेमेंट करोगे, है ना। जब वो काम करेंगे तो उसके बदले आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए, और दूसरा जो चीजें आपको अपने काम के लिए चाहिए उनको खरीदने के लिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स की होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में आता है टूल, मशीन और बिल्डिंग्स, और वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल और मनी। ठीक है, आगे अब हम बच्चों बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन का मतलब इंसान और कैपिटल मतलब पूंजी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपने ये देखा हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से एक लैंड, एक लेबर, एक फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। अब जरा सोचिए बच्चों कि आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, मशीनरी भी है, टूल्स भी है, पैसा भी है, लेकिन अगर काम करने वाले इंसान वहां नहीं होंगे तो क्या आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर पाएंगे? सोचिए, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आपकी कंपनी में अगर सारा प्रोडक्शन मशीनरी से भी अगर किया जाए तो मशीन को चलाने वाला, इसको ऑपरेट करने वाला एक इंसान ही हो सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल में वर्किंग कैपिटल वे इंसान आते हैं, वे लोग आते हैं जो अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन के बेस पर इन सारी चीजों का यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब हम खुद जो कि किसी सामान को बनाने के लिए लैंड, लेबर, मनी, टूल्स सबका यूज करते हैं, क्योंकि बिना इंसान के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड द एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस आउटपुट टू यूज योरसेल्फ। योरसेल्फ मतलब खुद को उस काम में लगाकर हम लोग जमीन, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करते हैं, तभी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, कोई चीज बनती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जमीन है, आपके पास मशीन है, आपके पास बिल्डिंग्स है, लेकिन काम करने के लिए इंसान नहीं होंगे तो क्या कोई चीज बन पाएगी? ऐसा तो नहीं है ना बच्चों कि कोई सामान वहां पड़ा और अपना आप बन गया, नहीं बन सकता। उसे बनाने के लिए इंसान को ही आगे आना पड़ता है। तो जो वर्किंग कैपिटल है वही ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। आगे हम लोग अब चल रहे हैं फार्मिंग, मतलब पालन को।
लेकिन वो खास बात क्या है वो हम जानते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात, लैंड इज फिक्स इन पालनपुर। लैंड इज फिक्स का मतलब है कि बच्चों पालनपुर के अंदर जितनी भी जमीन है वो ऑलरेडी फिक्स है कि इतनी जमीन पर ही प्रोडक्शन हो सकता है। तो कल्टीवेशन या जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पहले से ही फिक्स कर दी गई है कि इतनी जमीन पर ही खेती होगी, ठीक है। दूसरी चीज, 75% पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग। पालनपुर के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं। मतलब पालनपुर की टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग कौन है, किसान है जो खेती का काम करते हैं। अब देखें, ये अभी मैंने आपको बताया कि लैंड इज फिक्स, तो फिक्स लैंड का मतलब क्या है, तो देखिए बच्चों, सिंस 1960 लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज फिक्स। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया। वेस्ट लैंड इन विलेज हैव बीन कन्वर्टेड टू द कल्टीवेटेबल लैंड। अब देखिए बात है 1960 की, 1960 की। पालनपुर के अंदर पहले से ही जमीन फिक्स कर दी गई थी कि ये जमीन जो है खेती करने लायक है और इसी जमीन पर खेती होगी। तो इस तरह से पालनपुर के अंदर 1960 के अंदर जो जमीन फिक्स की गई थी आज भी उसी एरिया के अंदर कल्टीवेशन होता है। तो कहने का मतलब पालनपुर के अंदर जमीन उतनी ही है जितनी 1960 के अंदर थी। कहने का मतलब कल्टीवेबल लैंड को एक्सपेंड नहीं किया गया। और साथ में जो वेस्ट लैंड थी जैसे गहरे खड्डे या ऊंची ऊंची कोई पहाड़ी, उसको भी वेस्ट लैंड को भी इन लोगों ने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो जमीन जो बंजर बेकार पड़ी थी उसको भी इन्होंने 1960 के अंदर कन्वर्ट कर लिया था एग्रीकल्चर लैंड में, ताकि वहां पर भी खेती बाड़ी की जा सके। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पालनपुर के अंदर लैंड फिक्स क्यों है, क्योंकि 1960 के अंदर ही सारे लैंड के डेवलपमेंट यहाँ पर कर दिए गए थे और अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये दो खास बातें यहाँ हो गई। और इसके अलावा देखिए आगे हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे। वो चीज है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब सेम लैंड पर क्या कोई इंसान एक ही जमीन पर ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है? क्या आपके पास बच्चों जितना खेत है, जितनी जमीन है, आप उस पर कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस पालनपुर की स्टोरी से, ठीक है। अब कैसे एक ही जमीन पर, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर भी आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो? हाँ, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है बच्चों कि चाहे आपके पास जमीन का टुकड़ा एक ही है, सेम ही जमीन है, लेकिन आप उस पर कई सारा प्रोडक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे पालनपुर की स्टोरी से। तो देखिए बच्चों, ऑल लैंड इज कल्टीवेटेबल इन द पालनपुर। पालनपुर के अंदर लगभग लोगों के पास, किसानों के पास जितनी भी जमीन है, पहली बात तो सारी जमीन पर कल्टीवेशन होता है। मतलब ऐसा एक भी महीना, एक भी साल नहीं जाता कि वो जमीन खाली पड़ी रह जाती है। जबकि बच्चों आप लोग देखेंगे कि राजस्थान के अंदर, आपको पता है कि राजस्थान में पानी की कमी है ना, अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत ही बिलो ऑफ द लेवल है। मतलब जमीन के अंदर वाला जो पानी है, ग्राउंड वाटर, वो भी कम है। तो इसीलिए आप लोग कई बार देखते हैं कि साल में एक आधी बार हमारे राजस्थान के अंदर फार्मर जो है वो प्रोडक्शन वर्क करते हैं, उसके बाद बाकी 6 महीने वो लोग फ्री बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी के कारण वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते। लेकिन पालनपुर के अंदर पूरे साल फार्मिंग का काम होता है। अब कैसे होता है वो जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेनी सीजन या खरीफ की फसल। रेनी सीजन मतलब जब यहाँ बारिश का मौसम आता है, तो बच्चों ध्यान रखना कि रेनी सीजन में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ की सीजन, खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पर रेनी सीजन में क्या क्या बोया जाता है? ज्वार, बाजरा और ग्रोन एंड फॉडर कैटेड फील्ड। अब यहाँ पर रेनी सीजन में ये लोग ज्वार और बाजरा का कल्टीवेशन करते हैं और इस ज्वार बाजरा का यूज ये लोग अपने जितने भी लाइव स्टॉक है, जो कैटल से उनको फीड करने के लिए काम लेते हैं, मतलब चारे के रूप में काम लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखें, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में ये वापस उसी जमीन पर पोटैटो प्रोडक्शन करते हैं। तो देखें कि जैसे रेनी सीजन, आपको पता है बच्चों अक्टूबर तक रेनी सीजन चला जाता है, उसके बाद में वापस ये लोग अक्टूबर और दिसंबर के अंदर जब ज्वार और बाजरा की फसल की कटाई हो जाती है तो वापस उसी जमीन पर ये पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद देखें इन विंटर सीजन या रबी क्रॉप।
विंटर सीजन मतलब सर्दियों के दिनों में भी यहाँ पर उसी जमीन पर प्रोडक्शन करते हैं जिसे रबी क्रॉप कहते हैं। इसमें ये wheat is produced for family and for the supply in the surrounding market। अब यहाँ पर विंटर सीजन में ये लोग व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं उगाते हैं। इसमें से कुछ गेहूं ये अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए स्टोर कर लेते हैं और जो सरप्लस और जो बाकी एक्स्ट्रा गेहूं होता है, जो एक्स्ट्रा व्हीट होता है, उसको ये लोग मार्केट के अंदर ले जाकर बेच देते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, एक किसान उसके पास वही खेत है, सेम लैंड है, लेकिन एक ही साल में वो कितने प्रोडक्शन कर रहा है, 3 प्रोडक्शन कर रहा है। कैसे? रेनी सीजन में वो ज्वार बाजरा उगा रहा है, दिसंबर और अक्टूबर दिसंबर में वो पोटैटोज उगा रहा है, और उसके बाद में जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो व्हीट का प्रोडक्शन करेगा। इसके अलावा भी ये लोग क्या करते हैं, शुगर केन इज आल्सो हार्वेस्टेड एज अ रॉ मटेरियल, जगीरी, सोलमिल, शराबुरा। इसके अलावा भी ये लोग शुगर केन प्रोडक्शन भी करते हैं, गन्ना उगाते हैं, और इस शुगर केन को ये अपने पास वाले गांव, कहाँ पर, शाहपुरा विलेज के अंदर ले जाकर जगीरी के लिए बेच देते हैं। जगीरी मतलब वे छोटी छोटी इंडस्ट्री जहाँ पर गुड़ बनता है, जगीरी गुड़ को कहते हैं बच्चों। तो गुड़ जहाँ पर बनता है वहाँ पर मतलब शाहपुरा के अंदर, यहाँ पर ये इसका पड़ोस का विलेज है जहाँ पर ये जगीरी बनती है। तो ये लोग शुगर केन ले जाकर शाहपुरा में बेच देते हैं, और इस शुगर केन का यूज गुड़ बनाने में होता है, जगीरी बनाने में होता है। तो बच्चों सोचिए कि एक ही साल में आपके पास सेम जमीन है और उसी जमीन पर एक ही साल में आप 4 फसलें 4 कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है कि सेम लैंड पर आप अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 crops are grown in a year due to the well-developed system of irrigation। अब ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल कैसे हुई पालनपुर के अंदर? तो बच्चों आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिल्कुल इरिगेशन, पानी की व्यवस्था। जहाँ पानी भरपूर होगा वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी पालनपुर की बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर शुरुआत में तो पालनपुर के अंदर कुछ घरों के अंदर या ये कह सकते हैं कि कुछ खेतों में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल लगवाए, मतलब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स यहाँ पर लगाए गए। लेकिन बाद में जब ट्यूबवेल के कारण लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, पानी की कमी नहीं है, तो इसी कारण पालनपुर विलेज के लगभग जितने भी फार्मर्स थे उन सब ने अपने खेतों के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर ट्यूबवेल्स लगवा लिए। तो जिससे क्या हुआ कि आज भी आप देखें तो पालनपुर के लगभग हर एक खेत के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्यूबवेल मिल जाएगा, मतलब बिजली का यूज कर ये लोग ट्यूबवेल जलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहट भी देखने को मिलता है। आप लोग रहट के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल मिलते हैं, और साथ ही देखिए फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। आप देखिए मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा ये तो मल्टी क्रॉपिंग है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब 1 ईयर में सेम लैंड पर 1 से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना ही मल्टी कल्टीवेशन कहलाता है। मतलब एक साल में उसी जमीन पर जब हम एक से ज्यादा फसलें बोते हैं या एक से ज्यादा हार्वेस्ट करते हैं ग्रेन्स को, तो उसको मल्टी कल्टीवेशन कहते हैं। देखिए आप मल्टी क्रॉपिंग क्या है? To grow more than 1 crop on a piece of land within the 1 year। तो एक साल में जमीन पर, उसी एक ही जमीन पर एक से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग। और ये बन गया बच्चों आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मल्टी क्रॉपिंग क्या है, आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, ऑल फार्मर्स ग्रो 2 मेन क्रॉप्स। अब बेसिकली यहाँ पर पालनपुर के अंदर सारे किसान कम से कम 2 क्रॉप्स उगाते ही हैं। तो 2 क्रॉप का प्रोडक्शन हर फार्मर यहाँ पर करता है, ठीक है। अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग, लेकिन यहाँ पर कुछ फार्मर्स या लगभग सारे फार्मर जो है वो मॉडर्न फार्मिंग का भी यूज करते हैं। अब आप कहेंगे मॉडर्न फार्मिंग क्या है? तो मॉडर्न फार्मिंग का मतलब सिंपल सी बात है,
ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर फार्मिंग करना। ट्रेडिशनल मतलब आज से कुछ 100 सालों पहले आप लोग देखते हैं एक किसान बैलगाड़ी या हल का यूज करके बैलों के पीछे हल जोतकर और खेत की जुताई करता था और बाद में वो ट्रेडिशनल सीड का यूज करता था और खूब सारा पानी चाहिए होता था, तब कहीं जाकर फसल उगती थी। लेकिन आज आपको पता है बच्चों कि इरिगेशन जो मेथड्स हैं बहुत बदल चुके हैं। आपने स्प्रिंकलर सिस्टम देखा, आपने ड्रिप सिस्टम भी देखा होगा और इसी के साथ में ट्रैक्टर आप लोग देखते हैं, ट्यूबवेल्स जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो यही तो मॉडर्न फार्मिंग है, नई नई तकनीक का यूज कर क्रॉप प्रोडक्शन करने को ही क्या कहते हैं, मॉडर्न फार्मिंग। तो देखिए द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई एंड। हाई एंड का मतलब अच्छी किस्म के बीज, अच्छी टेक्निक का यूज करके जो प्रोडक्शन होता है वो। अब यील्ड क्या होता है, यील्ड इज मेजर्ड एट द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन प्राइस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्ड का मतलब होता है एक ही सीजन में उसी सेम जमीन पर खूब सारा प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें ट्रेडिशनल सीड्स काम ली जाती है। उसके अलावा आप क्या देखेंगे, लेस इरिगेशन, कम सिंचाई या कम पानी की जरूरत, गाय का गोबर, और इसके अलावा नेचुरल मैन्योर्स फर्टिलाइजर। और नेचुरल मैन्योर्स फर्टिलाइजर का मतलब सूखे पत्तों से बनने वाली जो खाद होती है उसका यूज एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल फार्मिंग में किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि पालनपुर एक कितना डेवलप्ड विलेज है, कितना यहाँ पर सारी फैसिलिटीज फार्मर्स के पास है। कल की क्लास में हम लोग पालनपुर के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे, प्रोडक्शन के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक कल वापस हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।